कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, अगर मैं ये मान लूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर Q1 और Q2 चार्जेस रखे हुए हैं, और फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो आप ये जानते हैं कि क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो वो आपस में रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यूं बाहर की तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज Q2 भी इस चार्ज Q1 को इस तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, चाहे ये इसको रिपेल करे चाहे ये इसको रिपेल करे, जो फॉर्मूला होगा रिपल्सिव फोर्स का दोनों के बीच में, वो आप जानते हैं क्या होगा। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो दोनों के केस में बराबर होगा, लेकिन आप देखें मैंने यहाँ F12 F21 कुछ ऐसा लिखा है। अब ये क्या मतलब है? देखिए, वेक्टर नोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसको हम पहले लिख रहे हैं और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको हम बाद में लिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा कि ये चार्ज अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो नेचुरली दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये Q1 इस Q2 को इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो आप देखिए, फोर्स लग किस पर रहा है? Q2 पर, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, और लगा कौन रहा है? Q1, तो इसलिए 1 पीछे लिख दिया। तो नोटेशन में आप जरा ये ध्यान रखें कि जिस पर फोर्स लग रहा है वो तो आएगा पहले और जो लगा रहा है वो आएगा बाद में। तो इसका मतलब है कि F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। सिमिलरली आप देखिए, क्योंकि Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, तो आपको एरो का निशान इस तरफ दिखाई दे रहा होगा। ये एरो का निशान, ये नहीं, ये तो वेक्टर सिंबल है, ठीक है। आप देखिएगा कि Q2 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा तो इस Q1 को इस तरफ रिपल्शन फील होगा। तो क्योंकि ये F12 में 1 का मतलब है कि ये चार्ज नंबर 1 पर फोर्स लग रहा है और 2 का मतलब है कि चार्ज नंबर 2 फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ जो डायरेक्शन है ये F12 की है। तो F12 का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन Q1 यानी कि चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2 यानी कि Q2। तो आप अगर देखें Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, R उनके बीच का डिस्टेंस है, और ये F12 वेक्टर और ये F21 वेक्टर बेसिकली क्या है? एक दूसरे के ऊपर लगाए गए चार्जेस के द्वारा फोर्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो पहले आ रहा है फोर्स की नोटेशन में उस पर फोर्स लग रहा है, और जो बाद में आ रहा है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद आप देखिएगा, मैं अगर अभी के लिए इस R21 और इस R12 को अगर 1 मिनट के लिए नेगलेक्ट हम कर दें, तो आप ध्यान से देखिएगा कि चाहे ये चार्ज इस चार्ज पर या फिर ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाए, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन आप देखो, मैंने यहाँ क्या कर रखा है, F12 के साथ R21 लगा रखा है और F21 के साथ R12 लगा रखा है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फोर्स एक वेक्टर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी गई है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? डायरेक्शन। देखिए, जो कैप ऊपर लगी हुई है, आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड इस फोर्स का है और ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। आप देखिए, यूनिट वेक्टर की अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दें तो यूनिट वेक्टर हमने 11th में पढ़ा था, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है। और अगर और हम थोड़ा सा डीप में जाकर के देखें, वेक्टर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वेक्टर की जगह मैंने लिख लिया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और नीचे मैग्नीट्यूड यूं का यूं है। तो मैग्नीट्यूड से जब मैग्नीट्यूड कैंसिल कर जाएगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। इसीलिए मैंने लिखा भी है नीचे कि यूनिट वेक्टर सिर्फ एक क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जैसे आप यूज़ करते थे कि अगर कोई चीज़ प्लस एक्स में है तो वहाँ आई कैप होता है, माइनस एक्स में है तो माइनस आई कैप होता है, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है कि ये जो R12 कैप है, R12 कैप, 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिए,
R12 कैप ये किसके बराबर है, R12 वेक्टर डिवाइड बाय R वेक्टर। अब ये क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले तो आप इस डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा कि ये यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर है, और ये चीज़ ऊपर वेक्टर है तो यहाँ पर ये वेक्टर है, और नीचे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ तो ये मैग्नीट्यूड है। देखो चाहे आप Q1 से Q2 जाएं या फिर Q2 से Q1 आएँ, हालांकि डायरेक्शन अलग है, जब आप Q1 से Q2 जाएंगे तो आप इस तरफ जाएंगे, और Q2 से Q1 की तरफ आएंगे तो इस तरफ आएंगे, लेकिन Q1 से Q2 के बीच डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है। तो इसका मतलब है कि चाहे Q1 से Q2 की तरफ हो या फिर Q2 से Q1 की तरफ हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस तो R ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया है, R। अब देखो आप ऐसा करिए कि जब आप चार्ज नंबर 1 से चार्ज नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो आप Q1 से लेकर के Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, बेसिकली आप इसको डिस्टेंस ना बोल करके डिस्प्लेसमेंट बोल दें। रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, R है वो भी डिस्टेंस, और मैं अगर कहूँ कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस भी R है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि भाई Q1 से Q2 की डायरेक्शन कौन सी है और Q2 से Q1 की डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन तो दोनों अलग अलग हैं। तो डायरेक्शन चेंज होते ही आपको पता है वेक्टर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर का मतलब है, ये 1 का मतलब है चार्ज नंबर 1 यानी कि Q1, और 2 का मतलब है चार्ज नंबर 2 यानी कि Q2। तो R12 वेक्टर का मतलब होगा Q1 से लेकर के Q2 के बीच का इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यानी कि देखिए Q1 से लेकर के और Q2 के बीच के डिस्टेंस को यदि आप ये डायरेक्शन, इस तरफ की डायरेक्शन, राइट हैंड के साइड की डायरेक्शन अगर असाइन कर दें तो वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसके पास R है ही और डायरेक्शन आपने असाइन कर दी Q1 से Q2। तो आप बेसिकली ये मान सकते हैं कि R12 वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो R ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन Q1 से कहाँ है, Q2। तो शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक की बात मैं कर रहा हूं। शुरुआत का मतलब Q1 से मैंने स्टार्ट किया और Q2 पे मैंने एंड किया। तो जो ये पहले चीज़ आ रही है ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया है, और लास्ट में जो चीज़ आ रही है वो है एंडिंग पॉइंट। तो बेसिकली R12 वेक्टर का मतलब हो जाएगा कि Q1 से लेकर के Q2 तक की डायरेक्शन और उसमें इतना मैग्नीट्यूड, यानी कि ये R मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि हम जो है डायरेक्शन और ये जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है उसको वेक्टर के तौर पर लिखते हैं, तो ये R12 वेक्टर हो जाएगा। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये R12 वेक्टर क्या है, ये सॉरी ये नहीं, ये R12, ये वाला, ये तो R12 यूनिट वेक्टर है, ये R12 वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ये R12 वेक्टर का मतलब है Q1 से लेकर के Q2 तक की डायरेक्शन का हमारा वेक्टर, और उस वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि वेक्टर 1 से 2 था तो इसीलिए मैंने यूनिट वेक्टर भी क्या लिख दिया, 1 से 2। तो आप देखिएगा R12 कैप, कैप अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो ये R12 किस डायरेक्शन में है, Q1 से लेकर के Q2 वाली डायरेक्शन में। मैंने यहां लिखा भी है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। सिमिलरली आप अगर 2 से 1 आएंगे तो उसको R21 बोल देंगे, ठीक है। तो होगा वो क्या कि जब आप 2 से 1 आएंगे तो वो वाला वेक्टर हो जाएगा आपका R21 वेक्टर और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, आपके यूनिट वेक्टर हैं जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए आप F12 का मतलब है जो चार्ज नंबर 1 पर फोर्स लग रहा है, और क्योंकि चार्ज नंबर 1 पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिएगा ये डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब है कि F12 के साथ R21 आएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, F12 के साथ कौन लिखा है, R21, और जो F21 है आपका उसके साथ R12 आ जाएगा। F21 के साथ कौन आ जाएगा, R12। तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है और इस फोर्स की वही डायरेक्शन है जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी कि इस तरफ, और इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है, यानी कि इस तरफ है, ठीक है जी।
और ये आप जानते हैं कि क्योंकि दोनों ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, यूनिट है, और क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर दोनों बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं कि इस इक्वेशन पे आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा F12 इज इक्वल टू, ये यूं का यूं लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप देखिए R21 क्योंकि माइनस के R12 के बराबर है, तो यहाँ R21 की जगह मैंने माइनस के R12 पुट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू दिस, ठीक है, तो ये F21 के बराबर है, तो इस नेगेटिव साइन को मैं आगे ले आऊंगा और ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। आपको एक्शन रिएक्शन की याद आ गई होगी, +1 में आपने पढ़ा होगा कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का सबसे पहला फायदा हमें ये पता चला कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। क्योंकि देखिए F12 का मतलब ये है कि जो चार्ज नंबर 1 पर फोर्स लगा है, और F21 का मतलब है जो चार्ज नंबर 2 पर फोर्स लगा है। ऑफ कोर्स एक दूसरे पे ही दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं वो न केवल एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, बल्कि डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है जी। तो ये आप देखिएगा, मतलब कई बच्चे पूछते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमें पता चल गया कि कूलम्स लॉ जो है वो क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मानता है उसको, ठीक है जी। अब दूसरा फ़ायदा इसका क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये F12 R12 R21 F21 क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर रहेगा, बस जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जिसमें भी है उसी में जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिख दीजिए, और मीनिंग इसका ये रहेगा कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अब दूसरे फायदे की हम बात करते हैं। देखिए दूसरा फायदा आपको यहाँ से ये पता चलता है कि देखो जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है वो इस लाइन के अलोंग लगाएगा, इस लाइन के अलोंग, बिल्कुल जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये लाइन दोनों चार्जेस के सेंटर से होकर के पास हो रही है, ये इस चार्ज के सेंटर से पास हो रही है और ये इस चार्ज के सेंटर से पास हो रही है। और देखिए Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स की डायरेक्शन भी इस लाइन के पैरेलल इस तरफ है, और जो Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है उस फोर्स की डायरेक्शन भी इसी लाइन के अलोंग कहाँ है, इस तरफ है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स कुछ इस तरह लगाते हैं कि वो फोर्स दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, और ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। वो फोर्सेस जो सेंटर्स ऑफ द चार्जेस या सेंटर्स ऑफ द बॉडी के पैरेलल या अलोंग लगते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई कि एक तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि जो चार्जेस के बीच में कोलम्बियन फोर्स भी आप इनको बोल सकते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके सेंट्रल, और दूसरा ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मतलब दो मासेस के बीच में, देखिए ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो न्यूटन के इस फॉर्मूले के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता था, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज यानी कि कोलम्बियन फोर्सेज वही फोर्सेज हैं जो चार्जेस के बीच में काम करते हैं, आपने देखा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेज अट्रैक्टिव होते हैं, मगर आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में लग रहे हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस मैंने लिखा थोड़े से वीक होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम जो है एक लास्ट में लाइन देखेंगे, यही लिखी हुई है, वो थोड़ा सा मुझे जगह नहीं मिली थी इसलिए मैं थोड़ा साइड में लिख दी। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो
इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच मीडियम कौन सा है। आप याद कीजिए जब मैंने आपको कूलम्स लॉ करवाया था तो वहाँ एक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट चीज़ आई थी, जिसको मैंने बोला था, एप्सिलॉन नॉट को बोला था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन को बोला था परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में। और अगर यहाँ नोट काट दूँ मैं, अगर मैं यहाँ से नोट काट दूं और एप्सिलॉन लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि वो वैक्यूम में तो नहीं रखे हुए हैं, बाकी कोई भी मीडियम और हो सकता है। और आप देखिएगा यहाँ पर अगर ये चीज़ चेंज होती है तो नेचुरली फोर्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। लेकिन आप यहाँ देखिए कैपिटल जी को वैसे ही हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, m1 m2 उनके बीच का डिस्टेंस r। यहाँ कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको ये बता सके कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हम ये लिख रहे हैं कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है या फिर कोई और मीडियम है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडियम चेंज होते ही फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट से चेंज होकर के यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा अगर हम वैक्यूम की बात ना करें तो। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा और वैक्यूम नहीं होगा तो एप्सिलॉन होगा, तो वैल्यू चेंज होते ही, है ना, आप देखिएगा डिनोमिनेटर चेंज होती है, आपका ये फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। तो ये तो तीन डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। अच्छा, मैं ये जो आपको बात बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो वो वीकर होते हैं, उसके लिए एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, इस तरह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक पतले से कागज़ के, जो कॉपी में आपको कागज़ मिल जाता है, उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, बेहद छोटे छोटे टुकड़े, मतलब कि ये मान लीजिए कि गेहूं के दाने के बराबर टुकड़े छोटे छोटे आप यहाँ बिखरा दीजिए। और मान लीजिए एक कॉम्ब, एक कंघा आप उनके पास ला रहे हैं, आप देखेंगे कि वो कंघे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, उस कॉम्ब को रब कर लीजिए अपने सूखे बालों में, उस कॉम्ब को इस तरह से आप रब कर दीजिए अपने सूखे बालों में। और फिर जब आप उस कॉम्ब को लेकर के जाएंगे तो आप देखिएगा वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ऊपर की तरफ कूदते हैं, यानी कि कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे, उस कागज़ के टुकड़े को नीचे की तरफ ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर रही थी और ऊपर की तरफ जो आपका कॉम्ब पे चार्ज आ गया था, क्यों चार्ज आया, क्योंकि जब आपने कॉम्ब को रब किया तो रबिंग की वजह से, जो हम पहले मेथड पढ़ चुके हैं, उस पर चार्ज आ गया होगा। तो उस चार्ज ने क्या किया होगा, कागज़ के टुकड़ों में पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ करके, नेगेटिव चार्जेस को एक तरफ करके, बेसिकली इंडक्शन की वजह से उस कागज़ के टुकड़े को ऊपर अट्रैक्ट कर लिया। तो आप देखिएगा कि चार्जेस के बीच में फोर्स जो ऊपर लग रहे हैं वो ग्रेविटी जो कि नीचे लगता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तभी तो कागज़ के टुकड़े ऊपर की तरफ उठे होंगे। अगर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होता तो वो ऊपर की तरफ क्यों उठते, वो कहाँ रहते, नीचे की तरफ ही रहते। तो इस चीज़ से आप देख सकते हैं, ये एक अंदाज़ा लगाने के लिए एग्जांपल काफ़ी है आपको कि भाई जो आपके चार्जेस के बीच में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बीच में हमने तीन डिफरेंस देखे, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी भी है। जैसे बोथ आर सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब है कि अगर ये मास है पहला, ये मास है दूसरा, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो भी इन दोनों मासेस के सेंटर से पास होने वाली लाइन के अलोंग ही काम करता है। वहाँ पर भी यही चीज़ है। तो दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेंट्रल। दोनों फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, ये आप जानते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि यहाँ पर ये फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ना तो ये एक मास पर डिपेंड करता, ना ये एक चार्ज पर डिपेंड करता। दोनों, ये तो मासेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और ये चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पांचवा पॉइंट मुझे जगह न मिलने की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं।
तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, इसका तो प्रूफ आप 11th में पढ़ चुके हैं। जबकि आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है, इसका प्रूफ अभी थोड़ा सा आगे के सेक्शंस में आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है लाइन का? इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे आपके पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, ये कैलकुलेट करने का मौका आपको कूलम्स लॉ दे देता है सिर्फ दो चार्जेस के बीच में, और वो भी तब जब वो पॉइंट चार्जेस होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें, जैसे आपके पास ये सिचुएशन है, एक बार एग्जांपल के तौर पर देखिएगा कि एक ये सिंगल चार्ज है और इसके चारों तरफ 3 चार्ज रखे हुए हैं, या 3 नहीं तो और ज़्यादा चार्जेस रखे हुए हैं, यानी कि एक चार्ज के आसपास मल्टीपल चार्जेस और रखे हुए हैं, तो उन सभी चार्जेस की वजह से एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा ये निकालने में हेल्प हमारी करता है कौन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जैसे कूलम्स लॉ तो केवल दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने में हेल्प करता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है कि अगर आप एक सिंगल चार्ज पर इसके आसपास, इसके नेबरहुड में सिचुएटेड बाकी चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स देखना चाहते हैं कितना होगा, तो वो टोटल फोर्स निकालने में हेल्प आपकी कौन करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और देखिए, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये एक खास प्रॉपर्टी पर जो है काम करता है, और वो प्रॉपर्टी ये है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, द फोर्सेज विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखिए, मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस प्रॉपर्टी पे काम करता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिसकी की वैल्यू ये है, जिसकी वैल्यू ये है, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू ये है, तो इस चार्ज का इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों के आसपास अगर और कोई चार्ज होगा भी तो उसकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, Q1 और Q2 के बीच में मैं मान लेता हूं कि वैक्यूम है, तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर A और B पर तो Q1 और Q2 रखे हुए हैं, और अगर C पॉइंट पर मैं एक चार्ज Q3 रख दूं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों चार्जेस के बिल्कुल नेबरहुड में है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये काम करता है, वो प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इस चार्ज के ना होते हुए भी इतना ही होगा, और अगर ये चार्ज यहाँ C पर होगा तब भी वो इतना ही होगा, यानी कि इस चार्ज की प्रेजेंस का इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़े सिंपल शब्दों में आप देखिए, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला ये है, 4 पाई एक कांस्टेंट है, तो अगर ये आप देखें ये चेंज हो नहीं सकता। अगर एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तब फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि Q3 क्या इन दोनों के बीच के मीडियम को चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। तो जब एप्सिलॉन नॉट ही चेंज नहीं होगा तो ये वाली सारी चीज़ कांस्टेंट है। दूसरा, Q3 जो है ना Q1 की वैल्यू को चेंज कर सकता, ना Q2 की वैल्यू को चेंज कर सकता, ना दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकता। तो Q3 तो सिर्फ यहाँ प्रेजेंट जरूर है, लेकिन ये किसी भी ऐसे फैक्टर पर असर नहीं डाल रहा जिस फैक्टर पर असर डालने के बाद दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो क्या हो? अफेक्ट हो। तो लास्ट में मैं बोलूँगा कि अगर दोनों चार्जेस के बीच कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स किसी तीसरे, चौथे, पांचवें चार्ज की प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता है। उन दोनों के बीच फोर्स क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, चाहे उसके आसपास कोई चार्ज हो या फिर ना हो। अब देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बात बताता हूं। ऊपर लिखी डेफिनेशन जो इंग्लिश में है वो आप पढ़ लेंगे बड़े आराम से। अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है, मान लीजिए कि Q1 है, और उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, और आप उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से उस पर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए? इंडिविजुअल चार्ज का मतलब अलग अलग चार्ज की वजह से इस Q1 चार्ज पर फोर्स निकाल लीजिए। जैसे Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस अगर आपको पता हो
तो Q2 और Q1 का अगर मैग्नीट्यूड आपको पता हो, दोनों के बीच का मीडियम आपको पता हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि कूलम्स लॉ लगा करके आप दोनों के बीच का जो फोर्स है वो निकाल सकते हैं। और मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को यूं इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन भी आपको पता चल गई और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो कुल मिलाकर के अकेले Q2 की वजह से अकेले Q1 पर आपने फोर्स निकाल लिया, सिमिलरली अकेले Q3 की वजह से निकाल लीजिए, अकेले Q4 की वजह से निकाल लीजिए, और जो ये लास्ट में फोर्सेज आप आ रहे हैं इनका आप क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। वेक्टर सम इसलिए क्योंकि फोर्स जो है वो स्केलर नहीं होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप नेट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लॉज ही लगाने पड़ेंगे, चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाइए आप, या फिर ट्रायंगल लॉ, या कोई और भी जो है जिस भी तरीके से हम वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालते हैं वो लॉज लगा करके हम इनका टोटल इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, अलग अलग चार्जेस की वजह से दिए गए चार्जेस पर अलग अलग फोर्सेस निकालिए, और फिर अगर आप इन सभी की वजह से टोटल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो ये इंडिविजुअल फोर्सेस इंडिविजुअल चार्जेस ने लगाए हैं, इन इंडिविजुअल फोर्सेस का आप क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। यही बात मैंने ऊपर लिखी है, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक गिवन चार्ज के ऊपर उसके आसपास सिचुएटेड बाकी चार्जेस की वजह से जो टोटल नेट फोर्स होगा वो उन चार्जेस की वजह से अलग अलग लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने जो है न्यूमेरिकल के तौर पर रखा है, आप देखिएगा, ये रहा वो न्यूमेरिकल। आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है ABCD, हर एक कोने पर, चारों कोनों में से हर एक कोने पर 16 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रखा गया है। माइक्रो कूलम्ब क्यों? क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि 1 कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए यहाँ माइक्रो, और माइक्रो का मतलब आप समझते हैं 10 की पावर -16। तो 16 माइक्रो कूलम्ब को मैं लिख सकता हूँ 16 गुना 10 की पावर -6 कूलम्ब। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, चारों कॉर्नर्स पर बराबर बराबर चार्ज रखे हैं। ये कह रहा है कि किसी भी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालिए। तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो पॉइंट डी पर चार्ज रखा हुआ है ना, ये वाला, इसके ऊपर तीनों की वजह से नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए सुनो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को यूं इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव के मैं पास इस तरह लेके चलूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव इस लाइन के अलोंग बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पॉइंट ए पर चार्ज रखा हुआ है वो जो फोर्स लगा रहा है उसको मैंने बोल दिया FA, जो बी पर रखा हुआ है AU ऊपर की तरफ उसको मैंने बोल दिया FB, और जो सी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से डी पर जो फोर्स लगेगा उसको मैंने लिख दिया FC। ए वाला FA, बी वाला FB, और सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसने जो फोर्स लगाया वो क्या है FC। अब देखो सुनो, अगर इस चार्ज और इस चार्ज की हम बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, उसने दे रखी है कि साइड जो है वो 0.2 मीटर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है, और हम मान लेते हैं कि वैक्यूम है यहाँ पर, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है, मगर मैग्नीट्यूड आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ये देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद ये पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये ऑलरेडी मीटर में है, SI यूनिट है, ये अभी हमने माइक्रो कूलम्ब से कूलम्ब में ले लिया SI में, तो 0.2 का स्क्वायर ये कर दिया। जब आप इस मैथमेटिक्स को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा ये 57.6 57.6 न्यूटन। अलोंग A to D प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि A से लेकर के D की तरफ जो प्रोड्यूस किया गया है, बाहर की तरफ निकाला गया है, वहां डायरेक्शन होगी इसकी। इसका मतलब है A से D, D से यूं इस तरफ बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है। और देखो, क्योंकि ये चार्ज सेम थे, डिस्टेंस यही था, सिमिलर कहानी यहाँ है, ये चार्ज और ये चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो C से D पर जो फोर्स लगेगा पॉइंट C के चार्ज से पॉइंट D पर FC, उसकी वैल्यू मैंने सेम लिख दी। तो देखिए हमने FA की वैल्यू निकाल ली और FC की वैल्यू निकाल ली, अभी किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है? FB की। अब FB कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आप ये देखें, ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा,
तो ये डिस्टेंस जो है आपके बी पॉइंट पर रखे चार्ज और डी पॉइंट पर रखे चार्ज के बीच में, ये किसका काम करेगा जी? हाइपोटेनस का काम करेगा, जिसको आप निकाल सकते हैं इजीली। ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो ये आप निकाल लेंगे। और जब आप रखेंगे कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो चार्ज तो दोनों सेम ही है, तो पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज, ये आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है। ये आप जानते ही हैं क्या किया है मैंने, सब जानते हैं। तो सोल्व जब आप कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि बी से डी की तरफ ये ऐसे है। तो देखिएगा हमारे पास तीनों फोर्सेज आ गए हैं, एफ सी भी आ गया है, हमारे पास एफ ए भी आ गया है और एफ बी भी आ गया है। अब क्या किया जाएगा? देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तीनों का हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। एक आसान तरीका तीनों का वेक्टर सम करने का ये है कि आप क्या करें, 1 मिनट के लिए एफ बी को छोड़ दें, एफ सी और एफ ए की बात करें। आप देखिए एफ सी इधर है, एफ ए इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आप 11वीं में जो आपने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला था पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और देखो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी दोनों बराबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका एफ सी है उसकी वैल्यू भी 57.6 है और एफ ए की वैल्यू भी 57.6 है। तो अगर ए और बी बराबर होंगे तो ए की जगह भी ए स्क्वायर, बी की जगह भी ए स्क्वायर 2a इंटू कोस 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कि जो रिजल्टेंट है वो √2 टाइम्स होता है एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो √2 टाइम्स होगा किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इसलिए मैंने √2, और चाहे आप इसका 57.6 लिख दीजिए, चाहे आप इसका 57.6 लिख दीजिए, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट आया है वो आया है 57.6 इंटू √2 यानी कि 81.5 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? एक चीज़ और आपने देखी होगी +1 में, हालांकि उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालते थे। और आपको याद होगा ये तो कि अगर दो वेक्टर बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट उनके बीचों बीच होता है। और क्योंकि एफ ए और एफ सी बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होगा। और बिल्कुल बीचों बीच का मतलब क्या है कि वो इस एफ बी के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो ये रिजल्टेंट है दोनों का, ये आपके एफ बी के पैरेलल होगा। तो आपने जो एफ बी की वैल्यू निकाल रखी है उसके पैरेलल है ये। और दो पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? सिंपली दोनों को जोड़ करके। तो इसलिए आप जब 81.5 में 28.8 जोड़ देंगे तो ये टोटल फोर्स आपके पास आ जाएगा। और टोटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऑफ कोर्स बी डी को जो आपने आगे प्रोड्यूस किया है वहां पर। तो आप देखिएगा इस चार्ज की वजह से हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाले? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स निकाले, फिर वेक्टर लॉज लगा करके उन फोर्सेस का हमने नेट निकाला। नेट का मतलब टोटल इफेक्ट, जो हमारे पास इतना आया और उसकी डायरेक्शन कहाँ आई? इतनी। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि 110.3 न्यूटन फोर्स लगेगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? बी डी प्रोड्यूस्ड के अलोंग होगी, मतलब कि जो बी डी आगे की तरफ प्रोड्यूस की गई है इसके अलोंग होगी। थैंक यू।